की खुदाई का काम जो वो किया गया। सभी ने देखा, हमने कल वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाई थी कि किस तरीके से प्राचीन मंदिर के पास जो कुआं था उसमें तकरीबन 17 फीट खुदाई की गई, तो अब जाकर 3 जो मूर्तियां हैं वो मूर्तियां प्रशासन ने बरामद की। उसके बाद उस पूरे कुएं को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, लोगों ने पूजा अर्चना शुरू की। अब जब इस कुएं की खुदाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है, उसको देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को उम्मीद है कि तमाम जो संभल का इतिहास है उसको रिवाइव करवाना है और संभल के इतिहास को ग्राउंड पर एक तरीके से रिवाइव करवाना, और यही एडमिनिस्ट्रेशन की मंशा और उसी के चलते ये जो काम है वो किया गया। लेकिन ये कुआं था, एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी जानकारी मिली और आप तस्वीरों में देखेंगे कि इस कुएं को ढकने के लिए बाकायदा पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, मार्बल यहाँ पर लगाया गया, नीचे आप टाइल्स लगी हुई देख रहे हैं। अगर आप दूर से देखेंगे, अगर ये गोल आकार बीच में ना हो तो आपको समझ में नहीं आएगा ये कुआं था। लेकिन अलग अलग तर्क है, लोगों का कहना था कि कुएं की जरूरत नहीं पड़ी इसलिए कुओं को बंद करा दिया गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि पुराण में, इस संभल के इतिहास में 19 कूप का जिक्र किया गया है और 19 कूप को हम रिवाइव करवाएंगे। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि लगातार पहले पत्थर हटाया गया और उसके बाद ड्रिल मशीन के जरिए जो कुएं की खुदाई का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तकरीबन 3-3.5 फीट के आसपास की जो खुदाई है वो यहाँ पर की गई है और इस पूरी लोकेशन को आप देखेंगे तो वो प्राचीन मंदिर से महज 50 मीटर की दूरी पर है। पुलिस बल आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। ये मेरे विजय अगर थोड़ा इस तरफ आएंगे तो तस्वीर दिखा पाएंगे। ये मस्जिद की आप तस्वीर देख रहे हैं, इसी मस्जिद का मेन दरवाजा है, उसके बगल में कुआं है और ये जो रोड अंदर जा रही है, इसी रोड से तकरीबन 50 मीटर आप अंदर जाते हैं तो वही प्राचीन मंदिर जो है वो आपको नजर आ जाएगा। सामने आपको एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग नजर आ जाएंगे, सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। प्राचीन मंदिर के आसपास जितनी भी गलियां हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरों को इंस्टॉल किया जा रहा है और उनकी एक तरीके से तस्वीर को हम लगातार दिखा रहे हैं, जतिन भी दिखा रहे हैं, लेकिन हम चलेंगे अपने सहयोगी के पास, नाविका के पास, और जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। और चलिए एक बार फिर लोकसभा की कार्यवाही से आपको जोड़ते हैं। 63 The Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991 and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूँ। थैंक यू सर। आपको मैं दूंगा। नॉट प्रॉपर एंड सेपरेट होगा, सेपरेट और डिस्कशन होगा। Allot me the time for only one person leaders, okay. But a constitution amendment bill drastically changing the electoral process of our country, that is to be introduced separately. That is to be, introduction has to be discussed, then take the other bill. Otherwise, it will be not fair as far as constitutional amendment is concerned. माननीय सदस्यगण, मैंने आपको कहा है कि दोनों के विषय पर एक साथ बोलेंगे, लेकिन इंट्रोड्यूस भी अलग अलग होगा और पासिंग भी अलग अलग होगी। मतलब चर्चा करते समय मैंने जॉइंट बोला है कि दोनों विषयों पर एक साथ चर्चा करें। बाकी मैंने पेश भी अलग अलग किया है, माननीय मंत्री जी ने पेश अलग किया, मैंने भी अलग अलग बोला, लेकिन चर्चा करते समय जॉइंट करने के लिए कहा है। श्री मनीष तिवारी जी। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. I rise to oppose the introduction of the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. Mr. Speaker, sir, beyond the 7th schedule of the Constitution is the basic structure doctrine. And that basic structure doctrine spells out that there are certain features of the Indian Constitution which are beyond the amending power of this House also. One of the essential features is federalism and the structure of our democracy. And therefore, the bills which have been moved by the Honorable Minister of Law and Justice absolutely assault the basic structure of the Constitution and are beyond the legislative competence of this House, and therefore they need to be opposed ab initio, and the introduction of those bills have to be stopped. Number two, Mr. Speaker, sir, how is it possible under our constitutional scheme that the tenures of the state legislatures can be made subject to the tenure of the national legislature? That is completely an antithesis of the constitutional scheme. There is absolutely no way under the Indian constitutional scheme
where the states are separate constituents and equal constituents, the term of the state legislatures can be made subject to the term of the national legislature. And my final point, Mr. Speaker, sir, India is a union of states. Article 1 of the Constitution states that India is a union of states and not vice versa. And so therefore, this excessive centralism, which is sought to be brought into existence by this bill, absolutely militates against the constitutional scheme in its essence, in its entirety, and in its very object. And therefore, Mr. Speaker, sir, I would once again like to urge this House that the introduction of the bill and the consideration of the bill, because of the basic structure doctrine enunciated by the Supreme Court in the case of Nand Bharti case, is beyond the legislative competence of this House, and therefore this bill needs to be withdrawn immediately. Thank you, Mr. Speaker, sir. धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं इस संविधान के 129वें संशोधन अधिनियम के विरोध के लिए खड़ा हूं। अध्यक्ष जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अभी 2 दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखी। 2 ही दिन के अंदर संविधान की जो हमारी मूल भावना है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है, उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। मैं मनीष तिवारी जी से सहमत हूं और अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से कहना चाहता हूं, ये बिल पूरे देश के जो अलग अलग भेष, भाषाएं, संस्कृति, क्षेत्र की जो मान्यताएं हैं, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच विचार के मंथन अध्ययन करके ये संघीय ढांचा तैयार किया था, राज्यों का गठन भी किया था, संस्कृति के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, परिस्थितियों और समय के हिसाब से। मैं नहीं समझता अध्यक्ष जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, उस समय के हमारे संविधान निर्माताओं से विद्वान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ज्यादा विद्वान इस सदन में अभी कोई नहीं बैठा, मुझे कहने में संकोच नहीं है। और ये संविधान की मूल भावना को खत्म करके कैसे तानाशाही के रास्ते निकाले जाएं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। आखिर मनीष तिवारी जी ने कहा, कहीं एक विधानसभा के चुनाव अगर कोई अविश्वास आता है, अगर बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या पूरे देश का चुनाव कराओगे? पूरे देश का चुनाव कराओगे? और ये लोग एक देश, एक संविधान, एक चुनाव की बात करते हैं। जो लोग 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो, मौसम देख के तारीखें बदलते हो, वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं और आपके माध्यम से देश के जनमानस से कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही लाने के नित नए रास्ते लाते हैं। जो 8 विधानसभाओं का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, वो पूरे देश की लोकसभा और सारे प्रांतों की विधानसभाएं एक साथ कराने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, अगर एक प्रांत के अंदर सरकार गिरती है तो क्या पूरे देश की लोकसभा के चुनाव कराओगे? क्या अगर लोकसभा के चुनाव के चक्कर में उस प्रांत के लोग क्यों सफर करेंगे? अरे चर्चा कर लेना। अरे कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है आपके पास। अध्यक्ष जी, सदन को थोड़ा सा सिस्टम में लाएं। अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध है, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हम सबको भेजा है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, ये संविधान विरोधी, संघीय ढांचे विरोधी, बेसिक स्ट्रक्चर विरोधी कई केसों की चर्चा की मनीष तिवारी जी ने, मैं उनके साथ जोड़ते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं के विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी, इस नीयत को वापस लो। ये अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्यगण, हम संसद के अंदर